कंपनियों का एकीकरण। ये एकीकरण वाला जो अध्याय है कोटा विश्वविद्यालय की बीकॉम पार्ट 3 की यूनिट 5 में है और यूनिट 5 में कंपनियों का एकीकरण और कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, ये 2 अध्याय हैं। इसमें आंतरिक पुनर्निर्माण हमने इसके पहले वाले वीडियोज में अच्छी तरह से विस्तार से समझा दिया है। इस वीडियो में हम कंपनियों के एकीकरण से संबंधित अंतः कंपनी व्यवहार को विस्तार से समझाएंगे। जब एक बिल्कुल नई कंपनी 2 या 2 से अधिक कंपनियों के व्यापार को क्रय कर लेती है तो ये कंपनियों का एकीकरण कहलाता है। और इसी तरीके से एक पहले से स्थापित 2 या 2 से अधिक कंपनियों के व्यापार को क्रय कर लेती है तो ये भी कंपनियों का एकीकरण कहलाता है। इस दूसरी स्थिति में जब एक पहले से स्थापित कंपनी दूसरी अन्य स्थापित कंपनियों के व्यापार को क्रय करती है तो ये एकीकरण का संविलियन वाला हिस्सा है। यानी स्थापित कंपनी द्वारा स्थापित कंपनी को क्रय किया जाना भी एकीकरण है और ये एकीकरण का संविलियन वाला रूप है। यानी एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को या दूसरी कंपनियों को अपने अंदर समाहित कर लेना या उनके व्यापार को क्रय कर लेना, ये एकीकरण का संविलियन वाला हिस्सा है। और जब कंपनियों का एकीकरण होता है तो एकीकरण से पूर्व ये कंपनियां सामान्यतया एक ही प्रकार का व्यापार करती है और जब ये एक ही प्रकार का व्यापार करती है तो इनके परस्पर एक दूसरे से एकीकरण से पूर्व लेन देन होते रहते हैं। ये कंपनियां आपस में एक दूसरे को माल का क्रय भी करती रहती है, माल का विक्रय भी करती है। एक दूसरी कंपनी में देनदार और लेनदार भी होती है। जब माल का क्रय विक्रय करेगी तो एक दूसरी कंपनी में आपस में देनदार व लेनदार भी होती है। इसी तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनी को ऋण भी देती है और एक कंपनी दूसरी कंपनी से ऋण भी लेती है। इसके अलावा ये कंपनियां परस्पर एक दूसरी कंपनियों में विनियोग भी करती है, यानी एक दूसरी कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों में भी ये विनियोग करती है। ऐसी कंपनियों के अंतिम स्टॉक में क्रय और विक्रय के फलस्वरूप दूसरी कंपनी से प्राप्त किया हुआ माल भी सम्मिलित हो सकता है। और जब अंतिम स्टॉक में दूसरी कंपनी से क्रय या विक्रय के दौरान प्राप्त किया हुआ माल सम्मिलित है तो ये अंतिम स्टॉक में दूसरी कंपनी से प्राप्त हुआ माल कहलाता है। और इस अंतिम स्टॉक में न वसूल हुआ लाभ भी सम्मिलित होता है। इस न वसूल हुए लाभ के लिए आवश्यक समायोजन एकीकरण के दौरान किए जाते हैं। ये सभी व्यवहार एकीकरण से पूर्व जो एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के मध्य में हुए हैं, ये सभी व्यवहार अंतः कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। इन अंतः कंपनी व्यवहारों में एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को माल का किया गया विक्रय, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी से माल का किया गया क्रय, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिया गया ऋण, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के प्राप्य बिलों को स्वीकार करना, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के देय बिलों को स्वीकार करना। इसी तरीके से एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों में विनियोग करना, ये सब व्यवहार अंतः कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। यानी कंपनियों के एकीकरण से पूर्व जो एक दूसरे के मध्य में जो आपस में व्यवहार हुए हैं, क्रय विक्रय, देनदार लेनदार, प्राप्य बिल, देय बिल, आपस में एक दूसरे से दिया गया ऋण या दूसरे से लिया गया ऋण या दूसरी कंपनी के अंशों ऋण पत्रों में विनियोग, ये सब अंतः कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। एकीकरण से पूर्व एकीकृत होने वाली कंपनियों के बीच में जो व्यवहार हुए हैं वो सभी व्यवहार अंतः कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। और एकीकरण के दौरान इन सभी अंतः कंपनी व्यवहारों के लिए
आवश्यक समायोजन प्रविष्टियाँ की जाती है, क्रेता कंपनी की पुस्तकों में भी और विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में भी। इन व्यवहारों के लिए जो समायोजन प्रविष्टियाँ की जाएगी उनमें सबसे पहले देनदार व लेनदार के लिए, यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए। यदि एकीकरण से पूर्व एक ही कंपनी की पुस्तकों में कुछ राशि देनदार के रूप में दिखा रखी हो और वही राशि दूसरी कंपनी की पुस्तकों में लेनदार के रूप में दिखा रखी हो, तो ऐसे अंतः कंपनी देनदार और लेनदार के लिए विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में अलग से कोई समायोजन प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। विक्रेता कंपनी इन अंतः कंपनी देनदार व लेनदार को अन्य संपत्तियों और दायित्वों के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित करके बंद कर देगी। यानी अंतः कंपनी देनदार व लेनदार की राशि सहित कुल देनदार व कुल लेनदार की राशि को विक्रेता कंपनी वसूली खाते में हस्तांतरित करके बंद कर देगी। यानी कुल देनदारों की राशि और कुल लेनदारों की राशि से प्रविष्टि होगी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में। रियलाइजेशन खाता कुल देनदारों की राशि से डेबिट कर दिया जाएगा और कुल देनदार खाता अंतः कंपनी देनदारों की राशि को सम्मिलित करते हुए क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी अंतः कंपनी देनदारों सहित समस्त देनदारों की कुल राशि से प्रविष्टि होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। इसी तरीके से लेनदारों के संबंध में प्रविष्टि हो जाएगी अंतः कंपनी लेनदारों को सम्मिलित करते हुए समस्त लेनदारों की राशि से क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद ये देनदार और लेनदार खाते विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में बंद हो जाते हैं। अंतः कंपनी देनदार और लेनदारों के लिए विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में अलग से किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्राप्य बिल और देय बिल। प्राप्य बिल और देय बिल के लिए भी अंतः कंपनी प्राप्य बिल और अंतः कंपनी देय बिल की समस्त राशियों को विक्रेता कंपनी वसूली खाते में हस्तांतरित कर देती है। इनके लिए विक्रेता कंपनी अलग से कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं करती है। यानी अंतः कंपनी प्राप्य बिलों सहित कुल प्राप्य बिलों की राशि के लिए विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में वसूली खाता डेबिट कर दिया जाएगा और प्राप्य बिलों की राशि को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी अंतः कंपनी प्राप्य बिलों सहित कुल प्राप्य बिलों की राशि से प्रविष्टि होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और देय बिलों से अंतः कंपनी देय बिलों को सम्मिलित करते हुए कुल देय बिलों की राशि से प्रविष्टि होगी बिल्स पेएबल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद प्राप्य बिल और देय बिल के खाते विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में बंद हो जाएंगे। यानी प्राप्य बिल, देय बिल, देनदार और लेनदार इनके लिए अलग से कोई समायोजन प्रविष्टि की आवश्यकता विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में नहीं होगी। इसी तरीके से एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिया गया ऋण, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऋण दिया है और दूसरी कंपनी ने ऋण प्राप्त किया है, तो ये जो अंतर व्यवहार है इसको भी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में अन्य दायित्वों व अन्य संपत्तियों की तरह ही वसूली खाते में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाएगा। यानी विक्रेता कंपनी ने ऋण प्राप्त किया है तो ये उसके दायित्व पक्ष पर होगा, जिसे वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा और प्रविष्टि होगी जो ऋण प्राप्त किया उसके लिए लोन रिसीव्ड फ्रॉम परचेजर कंपनी DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी प्राप्त किया गया ऋण दायित्व पक्ष पर होगा जिसे डेबिट कर दिया जाएगा और वसूली खाते को क्रेडिट करके उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अलग से किसी समायोजन प्रविष्टि की विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से विक्रेता कंपनी ने क्रेता कंपनी को ऋण दिया है तो ये इसके संपत्ति पक्ष पर होगा, जिसे भी
वसूली खाते में अन्य संपत्तियों के साथ हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यानी लोन टू परचेजर कंपनी और रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और लोन टू परचेजर कंपनी क्रेडिट। प्रविष्टि होगी लोन टू परचेजर कंपनी अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनके लिए भी अलग से कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं होगी। यानी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में प्राप्य बिल, देय बिल, देनदार, लेनदार, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिया गया ऋण, इनको अन्य संपत्तियों और दायित्वों के साथ वसूली खाते में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। अलग से किसी प्रकार की समायोजन प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में। और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में देनदार और लेनदार के लिए अन्य संपत्तियों को क्रय प्रतिफल देय होने पर या व्यापार क्रय करते समय अन्य संपत्तियों को डेबिट किया जाता है। उसी तरीके से क्रेता कंपनी अंतर कंपनी देनदारों को भी अपनी पुस्तकों में डेबिट कर लेगी। और उसके बाद समायोजन प्रविष्टि के रूप में विपरीत प्रविष्टि कर देगी। चूँकि देनदार और लेनदार दोनों अब कंपनियां आपस में एक हो चुकी है एकीकरण के पश्चात, तो क्रेता कंपनी अपनी पुस्तकों में विपरीत प्रविष्टि करते हुए ऐसे अंतर कंपनी देनदार और लेनदार की राशि को बंद कर देगी। यानी देनदार खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा और लेनदार खाता डेबिट कर दिया जाएगा। चाहे देनदार क्रेता कंपनी हो, चाहे लेनदार क्रेता कंपनी हो, विक्रेता कंपनी देनदार हो या विक्रेता कंपनी लेनदार हो, क्रेता कंपनी देनदार हो या क्रेता कंपनी लेनदार हो, हर स्थिति में लेनदार खाता डेबिट कर दिया जाएगा और देनदार खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी इस विपरीत प्रविष्टि का प्रभाव ये होगा कि देनदारों में से देनदार कम हो जाएंगे और लेनदारों में से लेनदार कम हो जाएंगे। यानी देनदार या लेनदार परस्पर अंतर कंपनी व्यवहारों में है तो व्यापार क्रय करते समय क्रय प्रतिफल देय होने पर देनदारों को डेबिट कर दिया जाएगा अन्य संपत्तियों के साथ और लेनदारों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में इसके बाद एक विपरीत प्रविष्टि की जाएगी जिसमें लेनदारों को डेबिट कर दिया जाएगा और देनदारों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यही व्यवहार प्राप्य बिल और देय बिलों के साथ किया जाएगा। व्यापार क्रय या क्रय प्रतिफल के साथ अन्य संपत्तियों के साथ प्राप्य बिलों को डेबिट कर दिया जाएगा और देय बिलों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद इनकी भी विपरीत प्रविष्टि कर दी जाएगी, देय बिल डेबिट और प्राप्य बिल क्रेडिट। चाहे प्राप्य बिल या देय बिल क्रेता कंपनी के हों या विक्रेता कंपनी के हों, हर स्थिति में विपरीत प्रविष्टि की जाएगी, देय बिल खाता डेबिट और प्राप्य बिल खाता क्रेडिट। परस्पर ऋण की स्थिति में भी वही होगा, चाहे ऋण विक्रेता कंपनी ने प्राप्त किया हो या ऋण विक्रेता कंपनी ने दिया हो, या ऋण क्रेता कंपनी ने प्राप्त किया हो या ऋण क्रेता कंपनी ने दिया हो, दोनों ही स्थिति में क्रय करते समय क्रय प्रतिफल की प्रविष्टि के साथ जो संपत्ति पक्ष पर है, जो ऋण विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में विक्रेता कंपनी ने प्राप्त किया है या विक्रेता कंपनी ने दिया है, यदि उसका डेबिट शेष उसकी पुस्तकों में है तो उसको संपत्तियों के साथ डेबिट कर लिया जाएगा, और उसका क्रेडिट शेष यानी दायित्व पक्ष पर है तो उसे अन्य दायित्वों के साथ क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इसकी भी विपरीत प्रविष्टि दोनों ही स्थितियों में ऋण विक्रेता ने दिया है या ऋण क्रेता ने दिया है, दोनों ही स्थितियों में जो क्रेडिट शेष है उसको डेबिट कर दिया जाएगा और जो डेबिट शेष है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में विपरीत प्रविष्टि करके देनदार लेनदार प्राप्य बिल देय बिल और एक दूसरे को दिए गए ऋण को विपरीत प्रविष्टि करके बंद कर दिया जाएगा। और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में तो विपरीत प्रविष्टि द्वारा इन व्यवहारों को, इन खातों का शेष बंद कर दिया जाएगा या इन खातों के प्रभाव को, अंतर कंपनी व्यवहारों को
का जो प्रभाव है इन तीनों का, उसको समाप्त कर दिया जाएगा विपरीत प्रविष्टि के द्वारा। विपरीत प्रविष्टि यानी क्रेडिटर्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, बीपी डेबिट, बीआर क्रेडिट। प्राप्त ऋण प्राप्त किया है तो वो लेनदार है, इसलिए प्राप्त ऋण डेबिट और दिया गया ऋण क्रेडिट। तो क्रेता कंपनी इन सभी देनदार, लेनदार, प्राप्य बिल, देय बिल एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए गए ऋण को विपरीत प्रविष्टि के द्वारा बंद कर देगी। ये तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में विपरीत प्रविष्टि के द्वारा इनका समायोजन किया जाएगा, और विक्रेता कंपनी के पुस्तकों में इनके संबंध में अलग से कोई समायोजन प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अंतिम स्टॉक पर न वसूल हुआ लाभ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, यानी अंतिम स्टॉक पर न वसूल हुआ लाभ बचा हुआ है। यानी जिस कंपनी ने माल क्रय किया है अंतः कंपनी व्यवहारों के दौरान, और अंतिम खाते बनाने की तिथि तक भी ऐसे क्रय किए हुए माल में से जो दूसरी कंपनी से क्रय किया है, इस माल में से उसके अंतिम स्टॉक में माल सम्मिलित हो, तो इस अंतिम स्टॉक में दूसरी कंपनी से प्राप्त माल यदि सम्मिलित है तो उस पर न वसूल हुए लाभ के लिए समायोजन प्रविष्टि की जाएगी। अंतिम स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुए लाभ के लिए यदि कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व में शेष उपलब्ध हो या जनरल रिजर्व में शेष उपलब्ध हो या लाभ का कोई अन्य शेष उपलब्ध हो, तो इनको डेबिट करते हुए स्टॉक खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या लाभ का कोई अन्य शेष उपलब्ध न हो, तो उस स्थिति में गुडविल खाते को डेबिट करते हुए स्टॉक खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी अंतिम स्टॉक में न वसूल हुए लाभ के लिए जो समायोजन प्रविष्टि की जाएगी, इस न वसूल हुए लाभ खाते को बंद किया जाएगा। वो प्रविष्टि होगी कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व या एनी प्रॉफिट बैलेंस या गुडविल अकाउंट डीआर टू स्टॉक अकाउंट, यानी स्टॉक के शेष को इस न वसूल हुए लाभ की राशि से कम कर दिया जाएगा स्टॉक खाता क्रेडिट करके, और लाभ के शेष यदि आपके पास उपलब्ध हैं, कंपनी के पास उपलब्ध हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या लाभ का कोई दूसरा शेष, तो उस खाते को डेबिट करेंगे, और यदि लाभ का शेष उपलब्ध नहीं है तो गुडविल खाते को डेबिट करेंगे। सामान्यतया आयगत संचयों को डेबिट नहीं किया जाता है। जनरल रिजर्व या लाभ के अन्य आयगत शेषों को कैपिटल रिजर्व के माध्यम से इस न वसूल हुए लाभ की राशि को अपलिखित किया जाता है, और कैपिटल रिजर्व में अगर राशि उपलब्ध न हो तो गुडविल खाते के माध्यम से स्टॉक के शेष को न वसूल हुए लाभ की राशि से कम किया जाता है। तो सामान्यतः कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया जाएगा या गुडविल को डेबिट किया जाएगा, और न वसूल हुए लाभ की राशि के लिए स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यानी न वसूल हुए लाभ से प्रविष्टि होगी कैपिटल रिजर्व या गुडविल अकाउंट डीआर टू स्टॉक अकाउंट। इसी तरीके से अंतः कंपनी व्यवहारों में एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों को क्रय करना या दूसरी कंपनी द्वारा पहली कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों को क्रय करना या अंशों व ऋण पत्रों में आपस में परस्पर एक दूसरे के अंशों व ऋण पत्रों में विनियोग करना। परस्पर अंशों व ऋण पत्रों में जो कंपनियों ने विनियोग किया है, इसके संबंध में जो समायोजन प्रविष्टियां की जाएगी विक्रेता और क्रेता कंपनी की पुस्तकों में, उसको अगले वीडियो में विस्तार से समझाया जाएगा। इन सभी व्यवहारों के लिए यानी देनदार लेनदार, अंतः कंपनी व्यवहारों में देनदार लेनदार, प्राप्य बिल, देय बिल, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिया गया ऋण या अंतिम स्टॉक पर न वसूल हुआ लाभ, इनके लिए केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टि की जाती है या विपरीत प्रविष्टि की जाती है।
विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में इनके लिए अलग से कोई समायोजन प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। यानी इनका समायोजन या विपरीत प्रविष्टि करने का काम केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में होगा। विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में इनके संबंध में अलग से कोई समायोजन प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। यानी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में तो सामान्यतया सभी संपत्तियों और दायित्वों के खातों को वसूली खाते में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाता है, और अंतर कंपनी व्यवहार हों तो उस स्थिति में भी सभी संपत्तियों और दायित्वों के साथ साथ अंतर कंपनी व्यवहार वाली संपत्तियों और दायित्वों को भी वसूली खाते में हस्तांतरित करते हुए बंद कर दिया जाता है। केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में चूँकि अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है अंतिम अंतर कंपनी व्यवहारों का, अतः इनको या तो विपरीत प्रविष्टि के द्वारा या समायोजन प्रविष्टि के द्वारा इनके प्रभाव को हटा दिया जाता है। अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे अंतर कंपनी विनियोग के तहत परस्पर एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों में किया गया विनियोग।